जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेम टॉपर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को और आगे लेकर जा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है और धीरे धीरे समय कम हो रहा है। और अब जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आऊंगा और उसे सॉल्व भी करवाऊंगा। तो आज उस दिन का शुभारंभ हो रहा है। आज मैं शुरू कर रहा हूं आप सभी के सामने PYQ 2024। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के 2024 में जितने प्रश्न आए हैं, मतलब चैप्टर फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आज एक इस क्लास में, एक इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अगर अंत तक आप देखते हैं तो कई सारी परिभाषाओं को आसान तरीके से लिखने का तरीका पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ 2024 में और किस किस पेपर में रिपीट हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, तैयार हो जाइए, अपने साथ में पेन पेपर जरूर रखिएगा और थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र रखिए। कुछ समय के लिए कुछ ही समय लूंगा और बहुत कुछ नया सिखाकर जाऊंगा। तो आइए शुरू करते आज की इस क्लास को। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जो कि जो सेट 1 पे आया है, कोड है पेपर का 824 आईजे। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं तो आप इसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। पेपर का कोड है 824 आईजे, सेट 1 पेपर है ये, जिसमें साथ क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। जो है पहला द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। अगर आप शांति के संग सहयोग देंगे, साथ देंगे, तो ट्रिक बाय ट्रिक समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूं इसका द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन, ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वही प्रक्रिया मैं आपके साथ अपनाऊंगा। सबसे पहले आपको ऐसे हेडिंग डाल लेना है, इसके बारे में लिखना है। अच्छा, द्वि मतलब दो हुआ, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये भी जान गए। अब क्रिया चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़े तो रिएक्शन हो ही रहा होगा। अच्छा, रिएक्शन किन दो तत्वों के बीच में हो सकता है, दो यौगिकों के बीच में हो सकता है। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए, जिस अभिक्रिया में, ध्यान से लिखेगा, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, क्या अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान सुनिएगा, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे उदाहरण में एजी, ध्यान दीजिएगा, AgCl, क्या है? AgCl प्लस NaNO3 जब रिएक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम का, सोडियम क्या है? नाइट्रेट है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो कंपाउंड बनता है प्लस और माइनस से मिलकर। तो ये क्या है आपका प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है। तो जब भी रिएक्शन होता है प्लस माइनस को लेकर भाग जाएगा और माइनस प्लस को लेकर भाग जाएगा। तो साथियों, जो ये आपका यहाँ वाला Ag है, इस NO3 को लेकर के भाग जाएगा और ये बना रहा है AgNO3, इसका नाम हुआ सिल्वर नाइट्रेट। और यहां पर जो बच गया है NaCl, ये रिएक्शन करके बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड।
उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने कितने कैसे रिएक्शन होता है। याद रखिए, कोई भी कठिन परीक्षाएं होती हैं, कोई भी कठिन एग्जाम आ जाए, आपको घबराना नहीं है। आसान तरीके से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, आपका हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला अगला लिखा है उदासीनी। हेडिंग डालिए आप लोग, उदासीनी करण अपक्रिया। और याद रखिए, एक ही रिएक्शन को कई नाम से पूछ सकता है, तो इसी के बीच में कई रिएक्शन में बताऊंगा, अलग अलग नाम से भी हो सकेंगे। क्योंकि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसी को द्विअपघटन अभिक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है। एक नोटिस करके लिखिएगा कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसे द्विअपघटन अभिक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है। तो आपका परिभाषा यही रहेगा, परिभाषा नहीं बदलेगा। तो देखिए आगे हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। चलिए, उदासीनी, उदासीन किसे कहते हैं? मतलब जिसका पीएच मान 7 हो जाए वो उदासीन होगा। और उदासीन कौन होते हैं? उदासीन हमारे लवण होते हैं। याद रखिएगा, लवण हमारे कैसे होते हैं? सामान्य अवस्था में उदासीन होते हैं। तो लवण कब बनेगा? मतलब इनडायरेक्टली किसकी परिभाषा पूछ रहा है? लवण की परिभाषा पूछ रहा है, साल्ट की परिभाषा पूछ रहा है। तो इनडायरेक्टली साल्ट कैसे लिखेंगे? साल्ट कब बनता है? जब अम्ल और क्षार मिलता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस अभिक्रिया में जब जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनी करण अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, घबराइएगा नहीं। उदाहरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उदाहरण। क्योंकि यहां याद रखिए, परिभाषा के साथ उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सकता है। तो उदाहरण क्या है? जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करके, तो जब अम्ल क्या है? मान लीजिए एक अम्ल लेते हैं H2SO4, एक क्षार ले लीजिए आप लोग, क्षार ले लीजिए NaOH। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और लवण के लिए क्या चाहिए? लवण के लिए क्या चाहिए? 1 + 1 चाहिए, आप सभी को पता है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वो। तो यहां पर ये SO4- का है, और यहां पर ये क्या है? बताओ भाई, यहां पर ये क्या है? ये Na है, तो ये आगे रिएक्शन करके बनेगा, ये बनेगा Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस H2O बनेगा। आप कहेंगे भैया ये हमारे पास यहाँ एक ही बार था, यहाँ 2 बार कैसे आए? घबराइए नहीं, बैलेंस से सिखाया था मैंने ना, अब बैलेंस करके दिखाऊंगा। यहाँ व्यवधान कहाँ उत्पन्न हुआ? सोडियम के पास, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। जब यहाँ हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन बढ़ा, कितना बढ़ा? 2, यहाँ से 2, 4 हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ 2 लिखा दो, 2 दूनी 4 हुआ। आप देखते हैं सारी चीज बैलेंस है कि नहीं? ऑक्सीजन 4 2 6, 4 2 6 बैलेंस है, सोडियम 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 बैलेंस है। उम्मीद करता हूँ उदासीनीकरण अपक्रिया और आपको द्विविस्थापन अपक्रिया समझ में आया होगा। उम्मीद करने के साथ साथ मैं एक ही बात कहूंगा, इसको नोट करते रहिएगा। ये सारे सवाल 2024 में आ चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट की है, और ऐसे कई सारे सालों का मैं PVQ करवाने वाला हूँ। PYQ को पिछले 5 साल का करवाऊंगा। तो अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक साथ दीजिए। और अभी तो शुरू किया है इस क्लास को, अभी कहाँ जा रहे हो? कहीं जाना है? अब देखिए अगली परिभाषा, ये जो मैं 3 परिभाषा दे रहा हूं, ये 3 परिभाषा 2024 में अलग अलग सेट में रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन से, रिपीटेड परिभाषाएं हैं। तो याद रखिए, ये पहले पेपर के 3 परिभाषाएं है। संयोजन हेड डालिए, संयोजन, साइड नोट डालेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश वाले याद रखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही आसान परिभाषा, लिखिएगा।
जब दो या जब दो या दो से अधिक जब जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए यहां तक हो गया, कोई डाउट? नो डाउट होना चाहिए, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। रटा हुआ एग्जाम्पल नहीं लिखना है। आपने देखा होगा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaO होता है। बुझे हुए चूने को जब पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, गीला चूना बनता है। कैसे बनता देखिए यहाँ पे उदाहरण के रूप में, उदाहरण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन परिभाषाओं का ज्ञान ही उदाहरण होता है। तो CaO बुझा हुआ चूना जब पानी के संग रिएक्शन करता है तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस ऊष्मा भी मुक्त होती है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है, कुछ कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। तो क्या याद रखना है कि संयोजन अपक्रिया उसे कहते हैं जब दो या से अधिक अपकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना है, प्लस पानी रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ ऊष्मा भी निकलेगा। उम्मीद करता हूं जो स्टेट नंबर 1 824 आईजे पेपर में आया था 3 क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपके सभी के सामने किया है और आपको समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। और आइए आप लोग हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो साथियों क्वेश्चन नंबर अगला होगा वो स्टेट आईजे के बाद आईके में आया हुआ है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम सभी लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि साथियों पेपर में आया था 824 पेपर का कोड था 824 आईके। याद रखिएगा 2024 का जो पेपर था, पेपर का कोड याद रखिएगा 824 आईके। आप लिख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया था। अब देखिए बहुत ही आसान परिभाषा आप सभी के सामने। इसमें पहला क्या देके रखा है साथियों? पहला देके रखा है ऊष्मा छेपी। अब कौन बच्चा इसको नहीं कर पाएगा? बहुत बच्चे कर ले जाएंगे। चलिए देखिए ऊष्मा छिपी है क्या, ये समझा देता हूं। ऊष्मा का मतलब, ऊष्मा तो आप लोग जानते हैं हीट हो गया। छिपी का मतलब मेरे अनुसार फेंकना, मतलब बढ़ना समझ लीजिए, मतलब तापमान का बढ़ना। क्योंकि रिएक्शन हो रहा है तो जिस अभिक्रिया के दौरान तापमान बढ़ता है उससे क्या कहते हैं साथियों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिखते हैं देखिए, देखिए जिस जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ, क्या? उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अब जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो क्या होगा? अर्थात तापमान बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा,
ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है अर्थात तापमान बढ़ता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, ट्यूशंस आया हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज था, तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे इसको, जैसे को C+O2, मतलब जब कार्बन को जलाया जाता है तो क्या बनता है साथियों, CO2। याद रखिए यहां पर ऊष्मा बड़ी तेजी से मुक्त होती है, लगभग लगभग 94 किलो कैलोरी। कितना, लगभग 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो जब क्या है, जब कार्बन को ऑक्सीजन के संग अपक्रिया करता है, मतलब जलता है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और लगभग 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी मुक्त होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए ऊष्मा शोषी, ध्यान दीजिएगा क्या है ऊष्मा शोषी। देखिए ऊष्मा का मतलब, ऊष्मा आप लोग जानते हैं, सोखी में शोषी का मतलब सोखना। अब बताओ सोखते पर जब गिलास से पानी को डाला जाता है तो सोखता है, तो गिलास में क्या होता है, पानी कम होता है। तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त नहीं बल्कि ऊष्मा घटती है, मतलब तापमान घटता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, जिस रासायनिक जिस रासायनिक अभिक्रिया के जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात तापमान घटता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे नाइट्रोजन, जब क्या है साथियों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया कराया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वहां पर ऊष्मा बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि जब साथियों N2+O2 को रिएक्ट किया जाता है तो 2NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और माइनस में लगभग 45 किलो कैलोरी ऊष्मा भी लगानी पड़ती है। अगर ये रिएक्शन कहीं इस प्रकार से लिखा है, या N2+O2 प्लस 45 किलो कैलोरी, ध्यान दीजिएगा, कैलोरी गिव्स और 2NO लिखा है, तो भी ये रिएक्शन सही है। क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा था प्राइमरी क्लासेस में, अभी भी पढ़ रहे होंगे, कि अगर इस बराबर के उधर कोई माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ तापमान घट रहा है और वही तापमान यहाँ लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान उत्पाद बनता है और तापमान बढ़ता है तो रिएक्शन कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और अगर उसी के स्थान पे तापमान घटता है तो कैसे होगा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। बताइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जो ये क्वेश्चन है कहीं कठिन है, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है, मेरे अनुसार आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहां तक हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चंस को हल किए हैं, मतलब 2 पेपर के क्वेश्चंस को हल किए हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट से आए हैं।
और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे सेट नंबर 3 क्वेश्चन पेपर नंबर 3 में कौन सा प्रश्न हमारे चैप्टर फर्स्ट से आया हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं साथियों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3। जो ये क्वेश्चन है ये आया है साथियों पेपर 824 आईएल इस पेपर का कोड है और ये आया है पेपर जो सेट है अपना तीसरा सेट है साथियों। क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 प्रकार के पेपर बनाए जाते हैं जिसमें से तीसरे नंबर का पेपर था उसमें ये साथ क्वेश्चन था। पेपर कोड याद रखिए 824 आईएल साथियों। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है और लिखा हुआ है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब इनका समीकरण संतुलित करके हमें लिखना है, घबराना नहीं है तभी आप कर पाएंगे। लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखिए अगर सूत्र वाला है ऑलरेडी उसका लिखा हुआ है फार्मूला तो वो आपके लिए आसान होता है। लेकिन जहां पे ऐसे हिंदी में लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा और वहां पर फार्मूला लिख के तब बैलेंस करना होगा तो वह एक चैलेंज आ जाता है। तो आपको फार्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। और जिसे लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सूत्र होगा साथियों CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। चलिए गिब्स आउट क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम के लिए Ca लगाएंगे, कार्बोनेट के लिए CO3 लगता है। क्या लगता है CO3 प्लस क्या बन रहा है जल H2O। अब हम लोग देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे देखें कैल्शियम एक बार है, कैल्शियम एक बार, कार्बन एक बार, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन कितनी बार 3 1 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 बार। मतलब ये जो हमने लिखा हुआ ये बैलेंस है। ओके चलिए समीकरण ऑलरेडी वो बैलेंस है। आइए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है साथियों BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट सूत्र होता है K2SO4। ध्यान दीजिएगा घबराइएगा नहीं, अगर घबरा देंगे पूरा का पूरा सवाल गलत हो सकता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। बेरियम के लिए Ba लगा, सल्फेट के लिए SO4 लगा। Ba की भी +2 बैलेंस है, सल्फेट की भी -2 बैलेंस है तो दोनों कट जाएंगे तो सामान्य सूत्र बनेगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। यहाँ पर भी Cl 2 बार है, यहाँ पर K 2 बार है तो यहाँ 2 लगा देंगे बन जाएगा 2KCl। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। एक ऐसे BaCl2 प्लस K2SO4 प्लस ये बना हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा जिंक, जिंक का Zn होता है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बने जिंक सल्फेट ध्यान से देखिए जिंक प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा। इसका सूत्र होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 ये निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है साथियों AgNO3 प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्या है ZnCl2 है। ओके आगे बनेगा सिल्वर क्लोराइड तो ये बन जाएगा आपका AgCl। क्या बनेगा AgCl बनेगा प्लस जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है साथियों ZnNO3 का होल ट्वाइस। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देंगे तो यहाँ हमारे पास NO3 2 बार हो गया है, यहाँ NO3 केवल एक बार है तो 2 लिखना जरूरी है। अगर Ag यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे तब जाके हमारा पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन हिंदी के थे उनको मैंने समीकरण बनाया है और उनके बारे में जो मैंने रिएक्शन दिया वो आपको समझ में आया होगा। अंतिम चरण में एक परिभाषा आप सभी के सामने संचारण जो कि पेपर कोड था 824 में ही आया था उसको भी लिखने का प्रयास करते हैं। संचारण आपने देखा होगा कि आपके घर पे धातुएं घटने लगती हैं, आपने देखा होगा चांदी काली पड़ने लगती है, लोहे पे जंग लग जाता है, उसका कलर बदल जाता है। ऐसा क्यों? वो क्योंकि संचारण के कारण होता है। लिखेगा जब कोई
धातु, जब कोई धातु अपने आसपास की वातावरण के ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण की ऑक्सीजन, वातावरण में जो क्या है ऑक्सीजन तथा अथवा अथवा ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन अथवा अथवा अम्लों से प्रभावित होती है तो वह धीरे धीरे संचरित होती है, धीरे धीरे संचरित होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, संचरित का मतलब होता है घटने लगती है। जब कोई धातु अपने आसपास की वातावरण के ऑक्सीजन अथवा अम्लों से प्रभावित होती है तो वह धीरे धीरे संचित होने लगती है। इसी को या इस घटना को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में आप सभी लोग लिख लीजिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग ये वाला लिखिएगा, लोहे पर जंग लगना। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। संक्षारण किसे कहते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता नमी आदि अम्लों से प्रभावित होती है तो धीरे धीरे क्या होती है घटने लगते हैं, मतलब संक्षेपित होने लगती है और इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप कि चांदी की काली पड़ना, ये भी आप लिख सकते हैं। लोहे पर जंग लगना, ये भी आप लिख सकते हैं। कई सारे उदाहरण हमारे इस भौतिक जीवन में आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को कितने सिस्टमेटिक ढंग से हल किया है, और यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट 4 क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या होने वाला है। अब मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि साथियों आया था, पेपर का कोड था 824 IM, जो कि साथियों अभी जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन को हल किए हैं उसी पे आधारित प्रश्न है। पहले हमने जो हल किया इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम लोगों ने कुछ हिंदी के समीकरणों को पहले हम लोगों ने इस अल्फाबेट के समीकरण में कन्वर्ट किया, फिर उसे संतुलित किया। अब यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्टेड समीकरण है, लेकिन उसे संतुलित करना है। ध्यान दीजिएगा, संतुलित समीकरण कैसे करेंगे, संतुलित समीकरण बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अभिकारक देखिए, उत्पाद देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ FeH2O है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ Fe कितनी बार हो गया, 3 बार, मतलब हमारा यहाँ पर आयरन 1 बार है, या कितनी बार हो गया, 3। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से तो गुणा करेंगे, तो यहाँ हम ऑटोमेटिक 3 लिखेंगे। ये 3 हो गया। चलिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 है। तो भाई 1 को 4 बनाने के लिए 4 तो लिखना जरूरी है उसके पास। तो अगर हम 4 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या होगा, 4H2 हो जाएगा। चलिए, ये तो इधर से बैलेंस कर लिए। अब इधर आते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा Fe3 हो जाएगा, O4 हो जाएगा। हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, तो यहाँ पर 4H2, क्या 4H2 आपको ये प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में जरूर आया होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। चलिए, उम्मीद करता हूं
ये जरूर आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये रासायनिक समीकरण संतुलित किया गया। अभिकारक देखिए फिर उत्पाद देखिए, आप दिमाग में ही उस समीकरण को संतुलित कर डालेंगे। अब यहाँ देखिए इसका संतुलित समीकरण क्या होगा, संतुलित, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कार्बन कितनी बार है, 6 बार है। यहाँ कार्बन कितनी बार है, 1 बार है। चलो 1 को 6 बनाने के लिए 6 तो इसके पास लिखना जरूरी है। चलो ऑक्सीजन कितनी बार होगा, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 1 13 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बढ़ गया भाई साहब, तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन 13 हुआ है ना। हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ 12, तो यहाँ 6 इसको लिख दो। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए। 6 6 दूनी 12 6 18, और यहाँ पे कितने हैं, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं भैया। 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन, 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, कंप्लीट हुआ। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, C6H12O6 एक्वस में प्लस 6O2 एक्वस gives out 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। एक्वस का मतलब होता है जलीय, मतलब जल में घुला हुआ है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस 2 रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है। अगला सवाल पूछा है अपचयन अभिक्रिया से, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है और ये सेट 5 में आया हुआ है और पेपर का कोड है साथियों 824 IN। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अपचयन के बारे में लिखना है। अपचयन के बारे में तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग अपचयन, और अपचयन अपक्रिया में जो हम लिखेंगे वो सब आपके लिए उम्मीद रखता हूं समझ में भी आने वाला है। तो हेडिंग डालिए अपचयन अपक्रिया, और क्वेश्चन का कोड जरूर लिखते रहिएगा। देखिए अपचयन अपक्रिया क्या, लिखिए वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ में, किसी एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है जिसमें किसी एक पदार्थ में हाइड्रोजन बढ़ रहा है या ऑक्सीजन घट रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ऑक्सीजन घट रहा है या हाइड्रोजन बढ़ रहा है, होती है उसे उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम साथियों KClO3 का विखंडन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है KCl प्लस O2। अब इसे हमें बैलेंस करना होगा, तो जहां पर 2 है 3 और 2 का कॉम्बिनेशन 6 होगा, तो यहाँ 3 लिखना जरूरी है। जब यहाँ 3 लिखेंगे तो अब ध्यान दीजिए ये 3O2 हो। अब हमारे पास 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 बढ़ गया, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2KClO3 का जब हम लोगों ने विखंडन किया, तोड़ा, तो 2KCl प्लस 3O2 मिला। तो ये किसका उदाहरण है, अपचयन अपक्रिया का। क्यों भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ऑक्सीजन की कमी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यह ऑक्सीजन चिपका हुआ था, यह ऑक्सीजन बाहर निकल गया है।
मतलब कि सीधा सीधा कह रहा है कि अपचयन अपक्रिया का मतलब हुआ ऑक्सीजन की कमी, गिरावट होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये मेरे द्वारा एक ट्रिक है कि ऑक्सीजन घटेगा या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसे कहते हैं अपचयन अपक्रिया। इसी का उल्टा होता है उपचयन अपक्रिया, कि जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन की कमी हो, उसे कहते हैं साथियों अपचयन। वहां लेकिन उपचयन क्या है, हाइड्रोजन बढ़े और ऑक्सीजन घटे, और नहीं अथवा। यह शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अथवा के जगह तथा लगा देते, और लगा देते, एवं लगा देते, टोटली गलत हो जाएगा। अथवा मतलब या तो हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन घटेगा, उसमें से एक ही, इन दोनों में से एक हो सकता है, तभी वो क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। उम्मीद करता हूं अभी तक शुरू से लेकर अंत तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। और ये जो मैंने आज पढ़ाया आपको, ये साथियों PYQ 2024 की सीरीज का पहला क्लास है। चैप्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 में, उनको मैंने आपको हल करवाया है और विधिवत तरीके से समझाया भी है। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को हल किए हैं और ये 5 क्वेश्चंस इन्हीं 7 पेपरों में रिपीट हुए। मतलब आगे दो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर 6, क्वेश्चन पेपर नंबर 7, उन सभी में जो अभी तक हम लोग 5 नंबर तक सीरीज कर चुके हैं, 5 नंबर तक सवाल कर चुके हैं, वही सवाल रिपीटेड सवाल है। तो इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा चैप्टर सेकंड से आने वाले 2024 के जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में। अगर यहाँ तक आप लोगों ने क्लास देखा है तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई बातें गलत लगी हो या आपको कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।